चलिए, गुड मॉर्निंग। आपकी ना, मैं ये पहले ही बोल दूँ, नहीं तो क्लास के बाद क्या मैं भूल जाऊँगी आपको बोलने के लिए। आपकी जो टेंस की क्लास है वो मोस्टली अब मेरी 3 या 4 दिन की और बची है, तो उसके बाद मेरा टेंस हो जाएगा कंप्लीट। ये टेंस मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है, आपकी तरफ से बाकी है। आपकी तरफ से बाकी का मतलब है मैंने भी आपको टेंस की प्रैक्टिस नहीं कराई है, सिर्फ पढ़ाया है ना। तो आपके पास अभी लगभग 2 से 3 दिन है कि जो कुछ हमने पढ़ा है ना वो आप एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि इसके बाद जब मैं आपको टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊं, चाहे वो आपके एरर स्पॉटिंग हो, चाहे वो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि दो ही चीज़ है जो ग्रामर से बनती है ना। वोकैबुलरी तो जो फिलर्स हैं वो तो मैं अभी कराने में नहीं हूँ, क्योंकि वोकैब के क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, बट आपकी एरर स्पॉटिंग और जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ये हम टेंस के बाद इसके साथ ही कर लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टेंस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। क्लियर? ठीक है, तो आपके पास 2 से 3 दिन है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। लास्ट क्लास में मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस कराया था और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी जिसको मैंने कहा था डबल एक्शंस। उम्मीद है वहां तक आपने पढ़ लिया होगा। आगे बात करें, नेक्स्ट हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत छोटा सा टेंस था, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी बहुत छोटा ही है, इसमें ज़्यादा रूल्स है नहीं। ठीक है, पहले तो इसकी बेसिक की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पर अगर यहाँ पर बात करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब आती है जिसको आप कहते हैं वॉज या फिर वर। ठीक है, वॉज का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं और वर का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की, क्योंकि कंटिन्यूस वर्ड है तो डेफिनेटली मुझे मेन वर्ब के लिए वर्ब में क्या लगानी पड़ेगी, आईएनजी लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि ही वॉज प्लेइंग चेस। क्या खेल रहा था, ये चेस खेल रहा था। ही सिंगुलर है, वॉज के साथ आईएनजी आएगा। अगर इसी सेम सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाऊं तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दूं, ही वॉज नॉट प्लेइंग चेस। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं तो वॉज को आगे ले आऊं, क्या बोलूं, वॉज ही प्लेइंग चेस। पॉजिटिव इंटेरोगेटिव बनाया ये मैंने, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाए तो वॉज ही नॉट प्लेइंग चेस। ये इसका बेसिक हुआ। बात करते हैं इसके यूजेस की, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला पॉइंट ये कहता है, याद करें आप हैबिट्स। जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तब आपसे कहा था हैबिट्स 2 टाइप्स की होती है। एक वो हैबिट जिसको हम कहते हैं डिजायर्ड, यानी जिसकी मुझे जरूरत है, और एक वो हैबिट्स जिनको हम क्या कहते हैं, अनडिजायर्ड। जितनी भी डिजायर्ड हैबिट्स होती है ना, ये तो कौन से टेंस में लिखी जाती है, सिंपल टेंस में, क्योंकि ये परमानेंट होती है। लेकिन जितनी भी हैबिट्स जिनको हम अनडिजायर्ड कहते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी होती हैं, तो ये कौन से टेंस में लिखी जाती है, कंटिन्यूअस टेंस में। अगर ये हैबिट्स आप अभी भी कर रहे हो, अनडिजायर्ड हैबिट्स, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना। और अगर ये अनडिजायरेबल हैबिट्स आप अभी नहीं कर रहे हो तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल हम दोनों के ही ले रहे हैं, दोनों के कौन से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी ले रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस का भी ले रहे हैं। मान लो अभी भी कोई क्लास में है ना बेकार क्वेश्चंस पूछता है, अभी भी पूछ रहा है, तो मैं कहूं ही इज, अच्छा आपने यहाँ पे क्या वर्ड बोला है, हैबिट। तो हैबिट को शो करने के लिए आपको कुछ ऐसा वर्ड तो लगाना ही पड़ेगा, ऑलवेज जैसा, है ना। तो ही इज ऑलवेज आस्किंग सिली क्वेश्चंस, वेरी गुड, सिली क्वेश्चंस इन क्लास, या रूड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, है ना। अब क्योंकि अब ये भी पूछ रहा है तो मैंने टेंस लगाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मान लो ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, ये पूछता था, अब नहीं आ रहा क्लास में, पर जब पहले आता था क्लास में तो ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा होता था, सिली क्वेश्चंस, तो आप इसे पास्ट में भेज दो, तो ये टेंस क्या बन जाएगा, ही वॉज ऑलवेज आस्किंग सिली क्वेश्चन। Am I clear? तो यानी ऐसे जितने भी सेंटेंसेस जो अनडिजायरेबल हैबिट्स की बात करते हैं, और वो अनडिजायरेबल हैबिट्स जो ये पहले करता था, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर अभी भी करता है तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक क्लियर है, इजी था इसका यूज। अब इसकी बात करते हैं सेकेंड यूज की। तो ये जो टेंस यूज होता है, ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जा रही हूं मैं, तब भी मैंने आपको कहा था ऐसी कोई भी चीज जो या तो बढ़ रही है या घट रही है,
बताया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आपसे बोला भी था मैंने कि जो अब हम किसी की परसेंटेज की बात करते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या धीरे धीरे घट रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे घट रही है, अभी भी बढ़ रही है और अभी भी घट रही है, तो आप टेंस यूज करना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं कहूँ बढ़ रही थी या घट रही थी तो मैं कौन से टेंस की बात करूंगी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एक एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं अभी घर से और यहाँ आरडी आ रही थी तो मैं कहूंगी उजाला हो रहा है, अभी हो ही रहा है ना, इंक्रीमेंट ही हो रहा है उजाले में। लेकिन अगर मान लो मैं कल शाम को कहीं से अपने घर जा रही थी, तो मैं जब शाम को घर जा रही थी ना तो लगभग 6 साढ़े 6 बज रही थी। अब उस टाइम पे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। अब कोई मुझे कहे घर जाते जाते, तो मैंने कहा घर जाते जाते तो अंधेरा होता ही जा रहा था, होता ही जा रहा था की बात अगर आप करोगे तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा होता ही जा रहा था। देखो मेरे को कौन सा टेंस यूज करना पड़ गया? वॉज गेटिंग। और अगर अभी उजाला हो रहा है तो आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डाल दो, क्या बोलेंगे? इट इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर, अभी उजाला हो रहा है तो मैं कह सकती हूँ ना इट इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। दोनों को मैच कर पा रहे हो? अभी की बात करोगे तो प्रेजेंट, और अगर पहले की बात करोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस। बस पॉइंट क्या याद रखना है कि आप बात किसकी कर रहे हो? किसी भी चीज के बढ़ने की या किसी भी चीज के घटने की। जैसे अभी अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी? द नंबर of students is increasing, यही बोलूंगी ना, is increasing gradually, right? और अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे तो फिर मैं क्या बोल दूंगी? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was increasing gradually। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट was talking about habits. Your undesirable habit can be written in present as well as past continuous tense. And the second point is talking about increment or decrement. अगर अभी भी it is going on, then you will use present continuous tense. और अगर ऐसा हो रहा था, then you will use what? Past continuous tense. ये दो पॉइंट समझ में आए? सबको समझ में आए? और आगे बढ़े? ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए हम जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक जगह और पढ़ चुके हैं जो इसका थर्ड यूज है, और ये हमने पढ़ा था डबल एक्शन में। याद आ गया? कौन से वाले डबल एक्शन में? ये वो डबल एक्शन था जब मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो काम की बात करें और ये दोनों काम बड़े हो तो आप इन दोनों काम को या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखते हैं और या फिर आप इन्हें कौन से टेंस में लिखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद आ गया? तो इस जगह भी तो अपन ने कौन सा टेंस यूज किया था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया था। और सिमिलरली इसका फोर्थ एग्जाम्पल, जो फोर्थ यूज है, ये भी आपसे बात डबल एक्शन की ही करता है। ये कौन सा डबल एक्शन था? जब एक सेंटेंस या एक एक्शन तो आपका बड़ा था और एक एक्शन आपका छोटा था, तो जो बड़ा वाला एक्शन था उसके साथ कौन सा टेंस यूज किया था? पास्ट कंटिन्यूअस। और जो छोटा एक्शन था इसके साथ अभी भी कौन सी वर्ब की? सेकेंड फॉर्म। याद है ये सबको? मैंने कहा था डबल एक्शन वाली वीडियो एक बार वापस देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टेंस का, है ना। तो कुल मिलाकर आपके पास कंटिन्यूअस टेंस के बस ये 4 यूजेस हैं, इसके अलावा पास कंटिन्यूअस टेंस कहीं पे भी यूज नहीं होता। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए, इस पर अपने एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट जस्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता रही हूँ कि पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखूं कि ही स्टडीड मैथ्स, पास्ट सिंपल है, और इसी सेम सेंटेंस को मैंने लिखा ही वॉज स्टडिंग मैथ्स, पास्ट कंटिन्यूअस है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों में डिफरेंस, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? कहने का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश को क्या जरूरत पड़ी? क्यों बनाया इंग्लिश ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? अगर कर चुका था तो फिर आप भी जान, देखो एक बात बताओ, मैंने ना किसी भी एक्शन को पास्ट टेंस में कब भेजा था? जब सब कुछ खत्म हो गया था।
राइट, तभी भेजा था ना पास्ट में। अगर उसका कुछ भी चीज़ बाकी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में था ना आराम से। तो जब आपको लगता है कि इसका सब कुछ खत्म होने के बाद ये पास्ट सिंपल में आया होगा तो फिर हो चुका था, तो फिर वो ही स्टडीड मैथ, सही है ना। कुछ बोल रहे थे आप। कंटिन्यू है ना, मतलब स्टडी कर रहा था उसके बाद कर ही रहा है, तो अगर कंटिन्यू। अभी भी कर रहा है तो गाइज माइंडेड, जरा सा भी प्रेजेंट का कुछ भी अवशेष अगर बाकी है तो वो कभी भी पास्ट में जाएगा ही नहीं। आपने तो इनफैक्ट इतना भी बोला था अगर इफेक्ट भी बाकी है तो भी वो पास्ट में नहीं जा सकता। और किसी को कुछ ट्राई करना है? कंटिन्यूअस में ऐसे कि उसने प्रेजेंट होके देखा था कि वो एक काम कर रहा था और जस्ट और सिंपल में तो उसने बस बता दिया कि वो ऐसा कर रहा था। ओके, आपके कहने का मतलब है, मतलब इनके कहने का ही मतलब है कि पास्ट में अगर आपने वो एक्शन देखा है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस बोलो। नहीं, जैसे तो वो काम किया है तो इसमें अपन पीरियड भी बता रहे हैं ना कि वो काम कर रहा था, ऐसा कुछ। कोशिश कर रहे हो आप लोग, ये अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस बताती हूँ, है ना। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना। मान लो कल कोई क्रिकेट मैच था, कल था, ठीक है, और ये ना मान लो 20 ओवर का मैच था, T20 मैच था, ठीक है। अब जब ये मैच स्टार्ट हुआ होगा तो आप सब बैठ के देख रहे होंगे इस मैच को, है ना। अब मान लीजिए मैं आपसे जस्ट एक बेसिक पूछ रही हूँ, दो टाइप के जने हैं जो ये मैच को देख रहे थे। एक वो जिसको क्रिकेट का इतना शौक है, इतना शौक है कि है ना, इसने तो है ना भैया पूरा ही मैच देखा होगा। पूरा मैच देखा होगा मतलब जब से शुरू हुआ होगा और जब तक खत्म हुआ होगा। हर टीम यानी दोनों टीम की इसने बैटिंग और बॉलिंग दोनों देखी है, और उससे भी बड़ी बात, इसने हर एक बॉलर की बॉलिंग देखी और हर एक बैट्समैन की बैटिंग भी देखी है। ये पहले टाइप का बंदा। और दूसरे टाइप का बंदा सुनो, ये वो है जो थोड़ा बिजी था अपने काम में, पर क्रिकेट का शौक इसे भी है, तो ये अपना काम करते करते बीच बीच में आकर के मैच भी देख रहा था। मतलब टीवी ऑन थी, दूसरे कमरे में अपना काम कर रहा था, बीच बीच में आकर के मैच भी देख रहा था, ठीक है। मान लो कोई फेवरेट प्लेयर होगा तो उसकी बैटिंग देख ली होगी, कोई फेवरेट बॉलर होगा तो उसकी बॉलिंग देख ली होगी। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो दो टाइप के बंदे हैं इसमें से वो कौन सा बंदा है जिसको मैच की पूरी जानकारी होगी, जिसने पूरा मैच देखा है? पूरी जानकारी का मतलब इसको ए से लेकर जेड तक सब पता है मैच के बारे में। कौन से बॉलर ने कैसी बॉल मारी, कौन से बैट्समैन ने कैसे रन बनाए, किसने सबसे ज्यादा चौके छक्के मारे, पूरे मैच में कहां कहां कंट्रोवर्सी हुई, क्या क्या बात, इसको सब पता है। A to Z इसको सब पता है। लेकिन वो इंसान जो बीच बीच में आकर के मैच देख रहा था, उसे मैच के बारे में सब पता है क्या? नहीं, उसे उतना ही पता है जितना उसने मैच देखा। मानते हैं ये बात? ठीक है, अब सुनना, यदि अगर आपको किसी कार्य की संपूर्ण जानकारी ना हो, मैंने कहा यदि आपको किसी कार्य की संपूर्ण जानकारी ना हो तो पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है, और यदि अगर आपको किसी कार्य की संपूर्ण जानकारी है तो पास्ट सिंपल यूज होता है। मतलब क्या हुआ, पापा मम्मी को बोल के गए थे कि देखो ये पढ़ता नहीं है, तो आज आप देखना कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसे अपने सामने बिठा करके पढ़ाना। तो अगर मान लीजिए आप मम्मी के सामने पढ़ने बैठे हैं और जब तक आप पढ़े हो, आप मम्मी के सामने बैठकर ही पढ़े हो, तो आपकी मम्मी को आपके बारे में सब पता है कि आप कितनी बजे बैठे, कितनी बजे उठे, और इस पूरी ड्यूरेशन में आप कितनी बार अपनी जगह से उठे हो, आप सच में पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो, आपने कितनी बार फोन चलाया, फोन हाथ में लिया, सब पता है उनको। अब अगर शाम को आकर के पापा मम्मी से पूछेंगे तो मम्मी बताएगी कि हाँ भाई मेरे सामने पढ़ा है, और सच में पढ़ा ही है ये, कुछ नहीं उठा। तो आपकी मम्मी कहेगी हाँ ही स्टडीड मैथ्स, उसने पढ़ी है भाई मैथ्स, मेरे सामने पढ़ी है, मेरे को पता है कि ये पढ़ी। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप किसी रूम में बैठकर पढ़ रहे थे तो मम्मी जब आई तब मम्मी आई तब मम्मी ने आपको क्या करते हुए देखा? पढ़ते हुए देखा था। अब उसके बाद मम्मी तो चली गई अपना काम करने, अब मम्मी को क्या पता पीछे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। फिर मम्मी बीच में आई, आपको पता चल गया मम्मी आ रही है, तो आप फिर पढ़ने लग गए। तो आप फिर मम्मी के सामने क्या कर रहे थे? पढ़ी। तो मम्मी क्या कहेगी कि भाई जब मैंने इसे देखा था तब तो ये पढ़ रहा था, अब आगे पीछे क्या कर रहा था वो तो भगवान ही जाने, है ना। तो वैसे ही जब अभी सर आए तब मैम यहाँ पे क्लास ले रही थी, लेकिन अब सर तो चले गए ना,
अब मैम क्लास ले रही है कि नहीं ले रही वो सर थोड़ी ना बता पाएंगे, पर वो आप सब बता पाओगे। आप सबके लिए भी इंग्लिश की क्लास जो है ना, वो आप क्लास होने के बाद कौन से टेंस में बोलोगे? पास्ट सिंपल, क्योंकि आपको पूरा एक्शन पता है क्लास के बारे में। लेकिन जो बाहर से सुन रहा है या बीच बीच में आकर के देख रहा है, वो क्या कहेगा? या अभी मैम भी वहां बैठी है ना, तो वो भी क्या कहेगी? इससे पहले किसकी क्लास चल रही थी? इससे पहले हायर मैथ्स की क्लास चल रही थी, मैम रही थी बोलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब किसी भी एक्शन की पूरी जानकारी होती है तब कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट सिंपल। और जब किसी कार्य की क्षण भर की जानकारी होती है या अधूरी जानकारी होती है, तब जाकर के ये टेंस बना, जिसको क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्लियर है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस? इफ यू हैव द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्शन यू विल यूज पास्ट सिंपल, एंड इफ यू हैव मतलब इनकम्प्लीटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एक्शन देन यू विल यूज व्हाट? पास्ट कंटिन्यूअस। बढ़े और आगे चले? ये आपका खत्म होता है कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एक और टेंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो, एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टेंस था ना, वो था प्रेजेंट सिंपल। मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट टेंस है ये। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टेंस था वो था प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टेंस था वो था पास्ट सिंपल टेंस। और चौथा जो इंपॉर्टेंट टेंस है वो लास्ट बचा है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैक्सिमम टेंस के क्वेश्चन 80 to 85% क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। क्लियर? तो एक चौथा टेंस और इंपॉर्टेंट अपना स्टार्ट हो रहा है जिसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, इसके अगर बेसिक की बात करें, पहले बेसिक लेते हैं। देखो ये वर्ड क्या आ रहा है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो फिक्स हो गई। और यहां पर वर्ड क्या आ रहा है? पास्ट। तो यानी कि हैव की सेकेंड फॉर्म लानी पड़ेगी जिसको क्या कहते हैं? हैड। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, सोचना ही नहीं सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसको हैड कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर अपन ले तो मैं बोल सकती हूं दे हैड डन। देखो थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? दे हैड डन होमवर्क। ठीक, अब इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ। दे हैड नॉट डन होमवर्क। ठीक, इंटरोगेटिव बनाओ। हैड दे डन होमवर्क। और नेगेटिव इंटरोगेटिव, हैड दे नॉट डन होमवर्क। डन? ओके। अब फिर आपसे एक और सवाल ये है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिफरेंस बताया है कि है ना, ही स्टडीड मैथ्स में और ही वॉज स्टडिंग मैथ्स में क्या डिफरेंस है? अभी भी पढ़ा है ना अपन ने इन दोनों के बीच डिफरेंस। अब मैंने लगाया ये तीसरा टेंस, ही हैड स्टडीड मैथ्स। अब ये क्या बोला है? मतलब पास्ट में पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस कम था, जो ये तीसरा पास्ट परफेक्ट और आ गया। मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज कहां करना है मैम? अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं इधर, जैसे अगर मैंने आपको बोला ही डैश मैथ्स फॉर 3 hours, ये लिख दिया मैंने सेंटेंस, तो आपको नहीं लगता कि मैम ने यहाँ पे फॉर लगाया है तो मैम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकती है? मतलब मैम यहाँ पे सेंटेंस लिख सकती है ना, ही हैज स्टडीड मैथ्स। सही बात है। और अगर मैम यहाँ पर ये लिखती है सिंस 9 AM, तो भी आपको नहीं लगता मैम यहाँ पे हैज स्टडीड लगा सकती है? मतलब आप मुझसे ये भी नहीं कह सकते कि मैम इन दोनों सेंटेंस में सेंस ऑफ और नहीं है। अगर आप सेंस ऑफ और लगा दो तो हम हैड स्टडीड लगा देंगे। तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आपने सेंस ऑफ और लगा दिया तो मेरे जैसी तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो लगा सकती है। तो फिर मुझे पास्ट परफेक्ट की क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों बनाया गया ये एक और टेंस? इफेक्ट भी खत्म हो गया हो तो पास्ट सिंपल है आपके पास। टाइम के लिए, टाइम में क्या बताना चाह रहे हो आप? किसी का टाइम भी खत्म हो गया
तो जब टाइम भी खत्म हो गया और सब कुछ ही खत्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे यही लाइन बोली थी, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो पास्ट सिंपल में भेज देना। और आगे मैं ये जानबूझकर इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि माइंडेड गाइज आपके टेंस में जो एरर स्पॉटिंग आती है या जो फिलर का क्वेश्चन बनता है वो डेफिनेटली आपको सारे आजू बाजू के टेंस देगा। वहां फिर वो हैज स्टडीड भी ऑप्शन में होगा, तो हैड स्टडीड भी ऑप्शन में होगा और स्टडीड भी ऑप्शन में होगा, और आपको इन तीनों में से दो काटने पड़ेंगे तभी तीसरे पे पहुंच पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन ये अटेम्प्ट नहीं होगा। आने वाले ही क्वेश्चन कराएंगे आपको 2-3 दिन में। हाँ चलो मैं ही बता देती हूँ, है ना। सबसे ज्यादा सेंसिटिव टेंस कहते हैं इसे। सेंसिटिव का मतलब है आप इस टेंस को हर जगह यूज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टेंस है जो कभी भी पॉजिटिव शो ही नहीं करता, ये शो ही क्या करता है? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब ऐसा कोई भी कार्य, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी कार्य जो होने के बाद आपके लिए है ना ये बन जाए। मैंने दुर्घटना नहीं बोला, मैंने घटना बोला है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज दुर्घटना एंड इंसिडेंट इज घटना। घटना एक विकराल रूप ले ले तब वो दुर्घटना बनती है। मैं गाड़ी चलाते चलाते गिर गई, गाड़ी भी गिर गई, दिस इज इंसिडेंट, ये घटना है। लेकिन उस गिरने से मेरे चोट लग जाए, मेरी गाड़ी खराब हो जाए, वो दुर्घटना है। तो जब घटना और एडवर्स रूप ले ले तो वो दुर्घटना बन जाती है। अगर आपकी गाड़ी चलते चलते किसी से टक्कर खा गई तो वो भी तो एक्सीडेंट ही हो गया आपका। लेकिन अगर आपके चोट नहीं लगी है ना तो वो अभी एक्सीडेंट नहीं कहलाया जाएगा, वो इंसिडेंट ही कहलाया जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो भिड़ने के बाद आपके चोट लग गई है, वो भले ही फ्रैक्चर भी हुआ हो, जरा सी भी चोट लगी हो, तो भी वो क्या बन गया? आपका भिड़ना एक्सीडेंट बन गया। ऐसे भी आप चलते चलते, होता है ना, गलती से किसी से भिड़ गए अपन, तो वो इंसिडेंट है भाई, को इंसिडेंट नहीं बोलते हो। टकरा गए यार, टकरा गए, इंसिडेंट इज टकरा जाना, दैट्स इट। लेकिन उस टकराने में, उस भिड़ंत में या तो आपके लग जाए या उसके लग जाए, तो फिर वो क्या बन जाता है? एक्सीडेंट। क्योंकि आपके एग्जाम में फिर इंसिडेंट और एक्सीडेंट भी ऑप्शन में से पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। खैर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आप किसकी बात करो बेटा? इंसिडेंट की बात करो। वो इंसिडेंट वाला सेंटेंस जो है वो आपके लिए कौन सा टेंस लेके आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कहीं पर आग लग जाना इंसिडेंट नहीं है। आग लगना तो, अरे आग लगना तो एक क्रिया है। गैस नहीं जलाते हो तो आग ही तो लगा रहे हो, वो भी तो। आग लगना इज नॉट ए नेगेटिव एक्शन, है ही नहीं नेगेटिव एक्शन। अगर नेगेटिव एक्शन होता तो दुनिया बनाती नहीं आग लगने को, है ना। लेकिन आग लगने से कोई नुकसान हो जाना वो नेगेटिव है। ऐसे ही मान लो अगर कहीं पे है ना न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आ गया कि बस खाई में गिर गई, अरे बस खाई में गिर जाना नेगेटिव एक्शन नहीं है। गिर गई, एक्शन होना था, हो गया। लेकिन उस बस के खाई में गिरने की वजह से या तो जनहानि या मानहानि या पैसों की हानि, कोई भी हानि अगर हुई हो तो वो क्या रूप ले लेती है? इंसिडेंट ले लेती है ना। और वो इंसिडेंट जब आगे बढ़ जाए तो फिर वो बन जाता है क्या? एक्सीडेंट। इसीलिए आप कभी भी अखबार पढ़ेंगे और जहां जहां हमें कोई भी हानि हुई है, लॉस हुआ है ना, वहीं आपको सेंटेंस में क्या देखने को मिलेगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इतनी बात सबको समझ में आई? पक्का समझ में आई? अब एक और चीज सुनो। मैंने ना एक सेंटेंस पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते किताब में एक सेंटेंस दिखा। देखना वो सेंटेंस क्या था। मुझे एक सेंटेंस दिखा कि आई हैड सीन एन एक्सीडेंट, ठीक। और एक सेंटेंस मुझे दिखा आई सॉ एन एक्सीडेंट, ठीक। ये सेंटेंस मेरे एग्जाम में था। 4 ऑप्शन थे। मान लो एक ऑप्शन और लिखा था कि आई वॉज सीइंग एन एक्सीडेंट, मान लो ये भी था। और एक ऑप्शन और था, मान लो लिखा था आई हैव सीन एन एक्सीडेंट, ये भी लिखा था। अब मुझसे सामने वाले ने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वो टिक कर दो। ग्रामेटिकली करेक्ट, ये आजकल ज्यादा चल रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट,
हाँ बहुत आ रहा है ये एग्जाम में, पैटर्न बहुत खतरनाक चेंज हुआ है पिछले साल से। ग्रामेटिकली करेक्ट का मतलब है 4 सेंटेंस खुद आपको देगा, या तो ग्रामेटिकली करेक्ट पूछ लेगा या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इस तरीके की एरर स्पॉटिंग पूछने लगा है आजकल, है ना। चलिए अगर ये 4 ऑप्शन है तो ऐसे कौन से 2 ऑप्शन है जो आप फटाफट देखते ही काट सकते हो? नीचे वाले दोनों से काट दो, क्योंकि देखो ये क्या लिखा है, ये पॉजिटिव एक्शन है कि नेगेटिव एक्शन है? अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नहीं आ सकता और ये तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। गया। अब फर्स्ट वाला तो सही है ही, क्योंकि आप ही ने कहा है नेगेटिव एक्शन के लिए तो बना ही कौन सा टेंस है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। पर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो टेंस आपने लिखा है पास्ट सिंपल, क्या मैम इसे नेगेटिव एक्शन में यूज नहीं कर सकते क्या? इसको भी तो कर सकते हैं भाई, आपने इसके लिए कहा है नेगेटिव, लेकिन इसके लिए तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो दोनों ही एक्शंस में आ सकता है ना, तो फिर सेकंड भी तो सही है। फिर आपने इसे क्यों बनाया? जब नेगेटिव का काम ये खुद भी कर रहा था तो फिर भी चलो मान लिया कि आपने इसको घटना के लिए बना दिया, लेकिन क्यों बनाया भाई? घटना तो ये भी बता सकता था, इसी से बनवा लेते, वो बनाने ही नहीं पड़ता। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ इन दोनों में से एक तो टिक क्या करके आना है और एक इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कभी ऐसा कुछ आ जाए जहां पर आप बात नेगेटिव सेंस की कर रहे हो तो प्रायोरिटी तो पास्ट परफेक्ट को ही जाती है, ये तो बात हुई प्रायोरिटी की। दूसरी बात, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जरा सुनिएगा। अगर मैं मान लो मैं यहाँ से कल जा रही थी और मुझे कोई एक्सीडेंट दिख गया और मैंने आज आपसे आकर के कहा कि आई हैड सीन एन एक्सीडेंट, अगर मैंने ये लाइन बोली है तो इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इसका मतलब ये होता है कि भाई ये लाइन कह करके पलड़ा मत झाड़ो, आप यहाँ पर अब इस एक्सीडेंट को सामने वाले को नरेट करो। बताती हूँ क्यों। बेटा जब भी अपन है ना कोई नेगेटिव एक्शन किसी को बोलते हैं ना, तब सामने वाले में अपने आप क्यूरियोसिटी आ जाती है जानने की। अगर मैं आपसे कहूँ ना अरे तुम्हें पता है वो चलता चलता गिर गया, तो आप मेरे से सीधा पूछोगे अरे कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, लगी क्या उसके, ऐसे कैसे गिर गया यार, चलना नहीं आता क्या उसको? आपके दिमाग में 70 सवाल आएंगे अगर हम कोई भी नेगेटिव बात करते हैं तो। अगर मैंने आपको जरा सा ये भी बोल दिया ना कि यार उसके घर में है ना सिलेंडर फट गया, तो आपके दिमाग में सवाल तुरंत आएगा कोई मरा है क्या, है ज्यादा नुकसान हो गया क्या? कुछ भी होगा आपका पहला सवाल यही होगा ज्यादा नुकसान हो गया क्या, या कोई मरा है क्या, या कैसे हो गया। ये सारे सवाल आपके मन में अपने आप आएंगे अगर मैंने क्या पूछा, कोई भी नेगेटिव बात आपसे कही। अगर मैं आपसे आकर के अभी ये भी कहती ना कि कल मैंने एक एक्सीडेंट देखा था, तो आपके दिमाग में सवाल आता मैम कहाँ देखा था, कौन भिड़ गया, कैसे भिड़ गया, मैम लगी कि मर गया है, क्या हुआ, बचा है कि नहीं बचा है, ये सारे सवाल। एम्बुलेंस आ गई थी ले गई उसको, नेगेटिव बात की ना इसलिए इतने सवाल आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब पास्ट परफेक्ट ये कहता है कि या तो पास्ट परफेक्ट यूज ही मत करो, पर अगर कर रहे हो तो अपने आप उस एक्सीडेंट का या उस इंसिडेंट का नरेशन खुद ही दे दो, खुद ही दे दो। लेकिन अगर आप नहीं भी दे रहे हो ना तो भी आप मेरे से इस एक्सीडेंट के बारे में सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने कौन से टेंस में जवाब दिया था आपको, पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पूरी अथॉरिटी देता है किसी भी एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की। लेकिन अगर कोई इंसान आपको नेगेटिव एक्शन कौन से टेंस में बोल करके दे रहा है, पास्ट सिंपल टेंस में, तो आप क्लियर कट हो जाओ, यहां पर ना तो वो खुद नरेट करेगा और ना ही आप उससे कोई सवाल पूछ सकते हो। बस उसने सिर्फ इतना सा कह दिया कल एक एक्सीडेंट हुआ था, दैट्स इट। अब आप नहीं पूछ सकते कहाँ हुआ था, उसका मूड है, पूछ भी लिया आपने तो जरूरी नहीं वो आपको बताए ही बताए, लेकिन अगर आपने हैड देखा तो उसको बताना ही पड़ेगा। इसलिए गाइस जितनी भी स्टोरीज आप सुनते हैं, स्टोरीज सुनिए बचपन में, ये जितनी स्टोरीज आप सुनते हो और अगर उन स्टोरीज में कोई घटना है तो पहली बात तो उन सभी स्टोरीज की कभी भी इंग्लिश वर्जन देखना, हमेशा आपको हैड दिखेगा। और दूसरी बात, क्योंकि वो स्टोरी है ना, वो नरेट होगी ना, वो आपको सब कुछ बताएगा ना, इसलिए वो हैड का यूज करता है। अब क्लियर हुआ, सबको समझ में आया? अब बात आती है मैम इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं, तो अब आप खुद सोचो, आपने इसका यूज मेरे से सीख लिया है, पता है डबल एक्शन पढ़ा था अपन ने। डबल एक्शन में कौन सा वाला एक्शन, एक के बाद एक, कुछ याद आया? तो एक के बाद एक वाले एक्शन में फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन था,
तो जो फर्स्ट एक्शन था इसमें कौन सा टेंस यूज किया था आपने, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड एक्शन था उसमें अभी भी क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद करो मैंने आपको एग्जांपल कराया था, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर, तो पेशेंट का मरना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और मैंने आपको प्लस नरेट भी किया है, मैंने आपको बताया है डॉक्टर के आने से पहले, था नेगेटिव सेंटेंस नहीं था ना वो पॉजिटिव, इसीलिए मैम ने कौन सा टेंस यूज किया था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल दिया था, स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन का जाना मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, मेरे लिए तो इंसिडेंट हो गया ना, मेरे को तो अब दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, दोबारा पैसे खर्च करने, मेरा तो नुकसान हो गया। तो स्टेशन पहुंचने से पहले ही, देखो मैंने आपको रीजन भी दिया है, नरेट भी किया है, हो सकता है मेरे आंखों के, मैं आपको ये भी बता सकती हूँ अरे मैं तो पहुंची थी बस स्टेशन, मेरी आंखों के सामने तो जाते हुए देख रही थी ट्रेन को, है ना, तो ये सारी चीज नरेट नेगेटिव सेंस है, इसलिए मुझे कौन सा टेंस यूज करना पड़ रहा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। स्कूल पहुंचने से पहले ही स्कूल की घंटी बज चुकी थी, स्कूल पहुंचने से पहले स्कूल की घंटी बज जाना, इसका मतलब समझो आपके लिए तो घटना हो गई, हो सकता है आपको बाहर ही खड़ा रहना पड़ा, है ना, क्योंकि घंटी पहले बज गई, फर्स्ट एक्शन है, नेगेटिव एक्शन है ना। आग लगने से या लाइट जाने से पहले ही आग लग चुकी थी, अब लाइट जाने से पहले आग लग चुकी थी, तो आग लगना उस बंदे के लिए या उस जगह के लिए हो सकता है नेगेटिव एक्शन रहा हो, इसलिए उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ा हो। क्लियर, डन, समझ में आया। तो एक तो डबल एक्शन में इसका यूज होता है, दूसरा इसका जो यूज होता है, इंपॉर्टेंट लिख रही हूं, क्यों लिख रही हूं, क्योंकि फिक्स रूल है, ध्यान से सुनना। आपने मान लो किसी कार्य के होने की उम्मीद की हो, उम्मीदें तो आप बहुत सारी लगा सकते हो, एक्सपेक्टेशंस, इंग्लिश एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट बोलने में भी बहुत दिक्कत आती है, तो ये एक्सेप्ट नहीं है, ये है एक्सपेक्टेशंस। अब आपके एग्जाम में फिर एक क्वेश्चन आता है, दोनों में डिफरेंस पता होगा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना और एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना। इसके अलावा एक्सेप्ट का एक सिनोनिम पढ़ाया था मैंने कंफ्यूजेबल वर्ड्स में सैटरडे को, बिसाइड, वेरी गुड पढ़ा था, बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, बगल में, नेक्स्ट, और एक वर्ड पढ़ाया था बिसाइड्स, इसके अलावा, तो इसके अलावा को ही तो आप क्या कहते हो, एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा बताओ क्या, तो एक्सेप्ट का एक सिनोनिम और क्या पढ़ लिया था, बिसाइड्स। खैर इधर आते हैं, अगर आपने किसी चीज की उम्मीद की हो, ध्यान से सुनना, और अगर आपकी ये उम्मीद पूरी हो गई हो, अगर हो गई है तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव है, खुशी की बात है, मैंने उम्मीद की थी सरकारी नौकरी लग जाए, लग गई, खुशी की बात है, इसलिए पास्ट सिंपल आएगा। क्लियर। लेकिन अगर आपने किसी कार्य की करने की उम्मीद की हो और पूरी ना हुई हो, ये अब आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब आएगा कौन सा टेंस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये अब आपके लिए घटना बन गई ना, ये अब आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट हो गया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में किसी कार्य के करने की उम्मीद है, उम्मीद तक पहुंचे तो यहां तक तो हम पहुंच जाएंगे, यहां तक आप पहुंचवा दो, फिर तो हम देख लेंगे उम्मीद पूरी हुई है कि नहीं हुई है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस उम्मीद की बात कर भी रहा है, ये पढ़ा दो थोड़ा। तो कुछ वर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं एक्सपेक्टेशंस के लिए। अब ये वर्ब्स याद कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से सुनना है ना। देखो, आप सब मेरे लिए स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की शॉर्ट फॉर्म एसटी है ना, स्टूडेंट को शॉर्ट फॉर्म है एसटी, तो आप सब मेरे लिए स्टूडेंट हो, और आप सब स्टूडेंट को क्लास में होमवर्क मिलता है, मिलता ही होगा, मैथ्स वगैरह में तो ज़्यादा मिलता होगा, इंग्लिश में तो अभी मैंने दिया नहीं, देंगे, है ना, रजिस्टर भी चेक करने आज आपके। तो आप सब मेरे लिए स्टूडेंट हो और आप सबको क्या मिलता है यहाँ पर, होमवर्क। अब ध्यान से सुनना, ये जो होमवर्क आपको मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारा है तो आप ना लगातार बैठ के नहीं कर पाते हो, तो आप इस होमवर्क को करते हो किश्तों में, किश्तों में समझते हो, थोड़े क्वेश्चंस अभी कर लिए, फिर थोड़ा फोन चला लिया, फोन भी तो जरूरी है, बुरा मान जाएगा नहीं तो, फिर थोड़ा, हाँ गुस्सा हो जाएगा, क्या मतलब,
और हैंग वैंग हो गया तो दिक्कत, फिर थोड़ी देर पढ़ लिए, फिर थोड़ा घूम के आ गए, घूमना भी जरूरी है ना। तो कुल मिलाकर आप जो होमवर्क करें किश्तों में, तो देखो वैसे तो किश्तों को है ना बेसिक लैंग्वेज में इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं, लेकिन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में इसको इंस्टॉलमेंट नहीं कह के ईएमआई कहते हैं, है तो बात वही। तो आप सब जो होमवर्क करते हो ना वो करते हो ईएमआई में, समझ गए। तो लाइन क्या याद रखनी है, स्टूडेंट होमवर्क ईएमआई में करते हैं, क्लियर। अब यहां से वर्ड्स याद करते हैं। स्टूडेंट से मेरा मतलब है एस स्टैंड्स फॉर सपोज, क्या है इसका मतलब, सपोज। टी स्टैंड्स फॉर थिंक, सोचना। एच स्टैंड्स फॉर होप। डब्ल्यू से दो वर्ड्स हैं, या तो वांट या तो विश। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्ट। एम स्टैंड्स फॉर मीन। ये सारे वर्ड्स आपके सुने हुए थे। आई से एक नया वर्ड है जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, इंटेंट। और ये सारे सिनोनिम किसके हैं, एक्सपेक्ट के, उम्मीद के। अब समझ में आया। तो क्या लाइन याद रखनी है, स्टूडेंट होमवर्क ईएमआई में करते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सपोज, टी स्टैंड्स फॉर थिंक, एच स्टैंड्स फॉर होप, डब्ल्यू से कौन से दो वर्ड्स हैं, विश और वांट, आई से इंटेंट, कुछ भी पूछ सकती हूँ, एम से मीन, और ई से क्या है, एक्सपेक्ट। अब एक बार कोशिश करना बिना देखे बताना मेरे को, है ना। क्या लाइन याद रखनी थी, स्टूडेंट होमवर्क ईएमआई, ठीक है। कोई सा ही पूछ लूं, एम से बताओ मीन, एच से, डब्ल्यू से विश और वांट दोनों, आई से इंटेंट्स, एस से, टी से, ठीक है, और एस टी हो गया, एच हो गया, डब्ल्यू हो गया, ई हो गया, ई से, एम से और आई से। ये सारे वर्ड्स आपको बताएंगे कि इस सेंटेंस में आपने क्या की है, उम्मीद की है। इंटेंट का मतलब मैं प्रायवाची बोल रही हूँ, सारे वर्ड्स उम्मीद के सिनोनिम में ये सब के सब। अब क्लियर है। तो ये सारे वर्ड्स आपको बताएंगे कि आपने सेंटेंस में क्या की है, उम्मीद की है। अब अगर ये उम्मीद पूरी हो जाए तो इन सबको इनकी सेकंड फॉर्म में भेज देना। सपोज का सपोज्ड, थिंक का थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, होप का होप्ड, वांट का वांटेड, विश का विश्ड, एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेड, मीन का मीन्ट भी होता है और मीन्ड भी होता है। ये मीन ऐसी वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म मेंट भी होती है और मीन्ड भी होती है, और दोनों ही सही मानते हैं। और थर्ड फॉर्म भी मीन्ट भी होती है और मीन्ड भी होती है। इंटेंट का इंटेंडेड ईडी लगा देना है। और अगर उम्मीद पूरी नहीं हो तो इन सबको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में भेज देना। एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से सुनना, आई हैड होप्ड टू क्लियर the exam but I failed। मैंने उम्मीद की थी कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी, पर क्या मैं पास हुई, नहीं। अब आपका एग्जामिनर पता है क्या करेगा, यहां 4 ऑप्शन देगा, कुछ समझे, यहां देगा वो 4 ऑप्शन आपसे। 2 तो आप बहुत आराम से काटोगे, ये 2 तो गए, पर इन 2 में आप अटक गए ना, तो अब आपको मेरा रूल याद आएगा। क्या यहां पर उम्मीद हुई है, आपको कैसे पता उम्मीद हुई है, देखो ये रही वर्ब, इसीलिए वो वर्ड्स याद कराए आपको, हुई है उम्मीद। अब बताओ क्या उम्मीद पूरी हुई है, कैसे पता आपको, वो देखो बट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट आई फेल, लेकिन मैं क्या हो गई, फेल हो गई। आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई ना, तो आपको क्या टिक करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर बट की जगह एंड किया होता और फेल की जगह पास्ड किया होता, तो अपने आप आपका आंसर क्या आ जाता, होप्ड। आई होप्ड टू क्लियर द एग्जाम एंड आई पास्ड। उम्मीद की थी और पूरी हो गई। क्या आपको ये रूल समझ में आया। मैं फिर कह रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का ऐसा रूल है जो आपको बताएगा कि यहां पर सिर्फ पास्ट परफेक्ट यूज होगा और इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा। चलो, उसका पहला यूज कहां पढ़ा था, डबल एक्शन, एक के बाद एक, और इसका सेकंड यूज यहां पढ़ लिया। और बढ़े आगे। नेक्स्ट मैं आपको आपके एग्जाम की एक और एरर स्पॉटिंग, तो ठीक है इतनी ज्यादा पूछी नहीं गई है पर पूछी जाती है, इसलिए मैं नोट में लिख रही हूं। अगर आपके किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए,
यस्टरडे। तो ध्यान रखना यस्टरडे एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज भी नहीं होता। ये यस्टरडे के साथ सिर्फ दो ही टेंस है जो ग्रामर ने अलाउ किए हैं, या तो आप पास्ट सिंपल यूज करो अगर आपको पूरी जानकारी है तो, और या तो फिर आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करो अगर आपको अधूरी जानकारी है तो। अगर आप किसी घटना की भी बात करते हो, इंसिडेंट की बात भी करते हो, और अगर आपने यस्टरडे लगा दिया तब भी आप पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी अभी मैम ने एक एग्जाम्पल लिखा था कि आई हैड सीन एन एक्सीडेंट, लिखा था ये सेंटेंस अभी तक तो सही है, नेगेटिव बात हो रही है, हैड का यूज मैं कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में मैंने आगे क्या लगा दिया, मैंने कल देखा था ये एक्सीडेंट, जैसे ही यस्टरडे लगाया वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यस्टरडे के साथ में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज भी नहीं कर सकते। आपको यस्टरडे के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, आई सॉ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। अब क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ? और बढ़ूं आगे? श्योर? हाँ, काफी बार है ना सेंटेंस के आगे और पिछले से भी तो निर्भर करता है ना चीजें। आपके आगे और पीछे से आपका टेंस निर्भर करता है। टेंस मतलब पास्ट आएगा, प्रेजेंट आएगा कि फ्यूचर आएगा, बस ये निर्भर करता है। ये चीज निर्भर जो है ना वो आपकी उसी सेंटेंस से करेगी कि पास्ट में कौन सा आएगा, प्रेजेंट में कौन सा आएगा। ये पढ़ रहे हैं हम। पास्ट में मेरे पास 4 टेंस है, मेरे को पता चल रहा है सेंटेंस में पास्ट टेंस लगाना है, लेकिन पास्ट में भी तो 4 है ना, उन चारों में से कौन सा लगाना है। तो अगर यस्टरडे लिखा हुआ आ जाए तो फिर मेरे को पता चल गया पास्ट में भी मैं बाकी तो यूज कर ही नहीं सकती, सिर्फ ये 2 ही यूज कर सकती हूँ। अब क्लियर? और बढ़ सकते हैं आगे यहां तक? ओके, और आगे बढ़ते हैं। मैम पास्ट परफेक्ट टेंस का और भी कोई स्पेसिफाइड यूज है जहां पे ये यूज होगा और कोई यूज नहीं होगा? तो मैं कहूंगी हाँ, और फिर ये यूज इंपॉर्टेंट पे जाता है, क्योंकि ये अब आपसे अगेन बात करेगा सपोजिशनल सेंटेंस की, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि पढ़ चुके हैं तो पहले मैं आपसे पूछूंगी क्या पढ़ा था इसके बारे में, कौन से होते हैं सपोजिशनल सेंटेंस? बोलो बोलो। इमेजिनरी, काल्पनिक वाक्य जिनको कहा था। तो ये काल्पनिक वाक्य हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसका निर्धारण भी किया जा सकता है। मैंने आपको कुछ वर्ड्स पढ़ाए थे कि आप काल्पनिक वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे। हाँ, मैं देखूं कितना पढ़ रहे हो। एक एज इफ था, वेरी गुड। और विश था, वेरी गुड। और एक और बच रहा है, एज दो, वेरी गुड। अरे जब आता है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? ये 3 वर्ड्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका सेंटेंस अपोजिशनल है। या तो एज इफ दिख जाए, या एज दो दिख जाए, या विश। अब मैंने विश बोला है तो मैंने ये भी बोला था विश की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है। विश भी हो सकता है, विश्ड भी हो सकता है, विशेस भी हो सकता है। ये आपको बताएगा कि आपका सेंटेंस क्या है, सपोजिशनल। फिर मैंने आपको इसकी वर्ब भी बताई थी कि यहाँ पे एक ही वर्ब यूज होती है और वो थी वर। वेरी गुड। मैंने कहा था यहाँ वर के अलावा और कुछ भी यूज नहीं होता। फिर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आई विश आई वर अ बर्ड। काश में चिड़िया होती, होती तो यहाँ नहीं होती, उड़ जाती है तब तक। तो आई विश आई वर अ बर्ड। देखो विश से पता चल रहा है सपोजिशनल है। कौन सी वर्ब लगा दी मैंने? वर लगा दी। अब इसने मुझसे क्या कहा वो सुनना ध्यान से। इसने मुझे कहा कि आप सपोजिशनल सेंटेंस में है ना, या तो वर का यूज कर लो, पर अगर आपको वर ना मिले तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हो, कर सकते हो। घर में है ना 2 भाई बहन है, मेरे को काम भाई से ही कराना है, पर अगर भाई नहीं है तो काम तो करवाना ही है ना, तो फिर लाना पड़ेगा बहन को, भाई तू ही कर दे, अब क्या कर सकते हैं। तो आप अपने पास एक सेकेंड ऑप्शन रखते हो ना, रखते हो कि नहीं रखते हो? ये नहीं तो यही सही, अब क्या कर सकते हैं, जो है उससे चलाओ काम। तो कुल मिलाकर वैसे तो आप सपोजिशनल सेंटेंस में क्या ढूंढोगे, वर ढूंढोगे, पर अगर वर ना मिले तो फिर आप किसका यूज कर सकते हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मैं इतना इसलिए जोर डालकर कह रही हूं क्योंकि वर को प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी तो किसको देनी है, वर को। यानी इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आई विश आई वर अ बर्ड है तो मैं इसी पे टिक करूंगी, पर अगर ऑप्शन में वर नहीं है तो फिर आप हैड बीन भी बोल सकते हो। बीन थर्ड फॉर्म की कमी पूरी करने के लिए लगा रही हूं, तो आई विश आई हैड बीन अ बर्ड। अब क्लियर? तो इसने मेरे को सपोजिशनल सेंटेंस में भी हैड का यूज दिया है।
तो हेड के कितने यूजेस हो गए? 4। पहला यूज डबल एक्शन, एक के बाद एक, है ना। सेकेंड यूज कहाँ पढ़ा था? स्टूडेंट होमवर्क EMI में करते हैं। आपने किसी काम के करने की उम्मीद की हो और उम्मीद पूरी ना हुई हो, याद आया। थर्ड पॉइंट आपको कहाँ पढ़ाया? ऐसे जितने भी नेगेटिव एक्शंस हैं जहां आपका कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट आया है, वहां पे भी आप किसका यूज करते हैं? हेड का। और चौथा यूज आपको कहां पढ़ाया? सपोजिशनल सेंटेंस में वर्ब के अलावा आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको जाती है? वर्ब को। यहां तक समझ में आया? यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। समाप्त, खत्म, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। अब बढ़े आगे। नेक्स्ट हम आपसे बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट, आज पास्ट टेंस खत्म ही करेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई फर्क नहीं था, वैसे ही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई फर्क नहीं है। मतलब आप, अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो मैम इसकी एक बार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी बता दो। ये वर्ड क्या लिखा है? कंटिन्यूअस। तो मेन वर्ब में तो क्या लगाना है आपको? ING। लेकिन अगर बात हेल्पिंग वर्ब की करो तो हेल्पिंग वर्ब तो हैड आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने परफेक्ट बोला है। लेकिन हैज हैव हैड को तो थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, वो थर्ड फॉर्म क्या लगानी पड़ेगी? बीन। और बीन को अपने पास नाउन चाहिए होता है, वो आपने वर्ब में ING लगाने से बना दिया। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। और हैड बीन के बाद वर्ब में ING। अब मैम अगर कहीं ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट आ जाए और अगर किसी ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? तो ये मैंने आपको पहले ही बोला था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रायोरिटी होती है। यहां तक क्लियर? अब बता दो इसका यूज, इसका कोई यूज है भी या नहीं है? तो मैं कहूंगी इसका सिर्फ एक ही यूज है, डबल एक्शन। यार ये पीछा नहीं छोड़ रहा, छोड़ेगा भी नहीं है। फिर कौन सा वाला डबल एक्शन? यही फर्स्ट और सेकंड वाला। आपने फर्स्ट एक्शन में लगाया था ना पास्ट परफेक्ट, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब सुनना ध्यान से, आपने पास्ट परफेक्ट इसलिए लगाया क्योंकि फर्स्ट एक्शन खत्म हो गया। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, ये जो सेकंड एक्शन है, क्या ये वेट ही कर रहा था कि फर्स्ट एक्शन खत्म हो तो मैं जाऊं? वो डॉक्टर वेट कर रहा था कि पेशेंट मरे तो मैं हॉस्पिटल जाऊं? आप वेट ही कर रहे थे मैं स्टेशन तब जाऊं जब ट्रेन चले जाए? ये इंसिडेंट कोइंसिडेंटली हुआ है। ये तो कोइंसिडेंट था कि डॉक्टर लेट आया और पेशेंट निकल लिया। ये तो कोइंसिडेंट था कि आप स्टेशन 2-5 मिनट लेट पहुंचे और आपकी ट्रेन चली गई। यानी कि ये फर्स्ट एक्शन या जो सेकंड एक्शन है वो वेट नहीं कर रहा था कि फर्स्ट एक्शन हो। ये तो ठीक है, ये सेकंड एक्शन पहुंचा ही तब जब फर्स्ट एक्शन हो गया था। लेकिन अगर मैम ये फर्स्ट एक्शन नहीं हुआ होता तो? ऐसा भी तो होता है ना। जैसे मान लीजिए अभी इंग्लिश की क्लास चल रही है, कोई स्टूडेंट है ना इंग्लिश की क्लास खत्म होने के बाद ही आया, तो वो जानबूझकर लेट नहीं आया, हो गया उससे किसी कारणवश वो लेट हो गया, तो अब वो इंग्लिश की क्लास खत्म होने के बाद आया। तो इंग्लिश की क्लास होना फर्स्ट एक्शन और उसका आना सेकंड एक्शन। ये बात समझ में आ रही? लेकिन अभी ये भी तो हो सकता है ना कि कोई, अभी काफ़ी क्लास निकल गई, लेकिन मान लो अगर अब कोई स्टूडेंट आता है, वैसे तो अलाउ नहीं है अंदर आना, लेकिन मान लो अगर आकर के बैठ जाता है, तो फिर आप मुझे बताओ ना फर्स्ट एक्शन अभी खत्म कहाँ हुआ है? फिर भी तो वो स्टूडेंट आकर के बैठ ही गया है। ऐसे एक और एग्जाम्पल सुनो। मान लो एक स्कूल है और उस स्कूल में एक इंग्लिश का टीचर है, ठीक है। अब ये जो इंग्लिश का टीचर है ये पिछले 5 साल से है, ठीक। अब ये टीचर, ये मान लो मिस्टर गुप्ता है, ये मिस्टर गुप्ता 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे थे इस स्कूल में, अब ये गए। अब मान लो कोई दूसरा टीचर आया है मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स कब आया है? जब मिस्टर गुप्ता गए। तो मिस्टर गुप्ता का इस स्कूल में पढ़ाना फर्स्ट एक्शन और मिस्टर एक्स का अब आकर के पढ़ाना सेकंड एक्शन। लेकिन इसमें मिस्टर एक्स ने मिस्टर गुप्ता को रिप्लेस किया है, इनके जाने के बाद आए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या इस स्कूल में 2 इंग्लिश के टीचर नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। मतलब 5 साल से ना मिस्टर गुप्ता तो पढ़ा ही रहे थे, ये तो पढ़ा ही रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स भी आए और ये भी पढ़ाने लगे। तो मिस्टर गुप्ता तो 5 साल से पढ़ा ही रहे थे,
और अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मिस्टर एक्स अब आकर के पढ़ाने लगे। तो पिछले 5 साल से जो मिस्टर गुप्ता पढ़ा रहे थे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोला जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब अभी भी चल रहा है और 5 साल से चल भी रहा था। और यहां पर पास्ट परफेक्ट आएगा क्योंकि मिस्टर गुप्ता पढ़ा रहे थे, अब नहीं पढ़ा रहे हैं। यानी कि ये डबल एक्शन में फर्स्ट एक्शन में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज भी कर सकते हैं, पर कब? जब ये एक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी सेकंड एक्शन में तो कौन सा टेंस आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। कहने का मतलब मैं ये कह सकती हूं कि आई हैड या ही लगा लो, ही हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। वो पढ़ा रहा था इस स्कूल में बिफोर मिस्टर एक्स केम। जब मिस्टर एक्स आए उससे पहले ये जो ही नामक व्यक्ति है ये पढ़ा भी रहा था और अभी भी पढ़ा रहा है। अब समझ में आया? तो ये वाला एक्शन मेरा कौन सा एक्शन हुआ? फर्स्ट एक्शन। और ये वाला एक्शन मेरा कौन सा हुआ? सेकंड एक्शन। बस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ही यूज है। डन। यहां पर आपका कौन सा टेंस समाप्त होता है? पास्ट टेंस। पूरा पास्ट ही समाप्त हो गया। कौन सा? पास्ट परफेक्ट। अब आपके लिए फिर बोल रही हूं होमवर्क। होमवर्क ये है, स्टिल आई एम गिविंग यू 2 days, 2 दिन तो है ही हैं आपके पास, है ना, कि आपको पूरा प्रेजेंट और पास्ट खत्म करना है। फ्यूचर में हमारे पास ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं आपको फ्यूचर टेंस ज़्यादा अच्छे से तब पढ़ाऊंगी जब मैं आपको पहले मॉडल्स पढ़ाऊंगी, है ना। तो हम पहले फ्यूचर टेंस ज़रूर पढ़ करके रख लेंगे ताकि हम ये कह सकें हमारा टेंस तो हो गया। तो मेरे लिए फ्यूचर टेंस आपका सिर्फ कल और परसों का ही काम है, बाकी आपका टेंस मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 2 दिन है क्या पढ़ने के लिए? पूरा प्रेजेंट और पूरा पास्ट, ताकि जब हम इसकी वर्कशीट्स करें तब आपको ये लगे हाँ कुछ पढ़ा पढ़ा आ रहा है, वरना ऐसा लगेगा अभी भी काला अक्षर भैंस बराबर, पता नहीं क्या ही चल रहा है ना। तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए आपके साथ। ओके, बढ़े आगे, वो कैब की क्लास लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके आज की वो कैब। ये वोकैब के वर्ड्स भी तुम्हें याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो मैं मतलब जो अब टेस्ट लूँ उसमें आपके डाल दूँ वोकैब की सेंटेंस भी, क्वेश्चंस भी, जो पढ़े। रिवीजन तो हो, वरना मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है पता चला ही जा रहा है, इनको कितना समझ में आ रहा है वो भी तो देखना है। चलो देखते हैं वोकैब। अब तो रीअरेंजमेंट में भी दे दूँ, रीअरेंजमेंट छोटे लेवल और डिसाइड करूँ। नहीं, रीअरेंजमेंट की तो अभी 1 या 2 क्लास और लेंगे, फिर आपको देना स्टार्ट करेंगे ना। फिलहाल तो कल के आए थे ना। हाँ, तो कैसे दूं? अब और पहले शुरू में ही जाऊं, सीधा पहले पानी दूं? नहीं, थोड़ा तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना यार। अब अच्छा ऐसे वाला, ठीक, मिक्स दूंगी अब इस बार, इजी प्लस थोड़े से टफ। इधर आ जाते वो कैब की बात कर लेते हैं ना। देखो है ना, वो कैब में आज जो मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रही हूँ, इधर से स्टार्ट करते हैं मरने से किसी के, क्योंकि साइड ही पड़ा है अभी ताज़ा, तो यहीं से थोड़ा वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। 2 जगह पढ़ रहे हैं, वैसे ये वर्ड्स आज से आपके ना जगह से रिलेटेड स्टार्ट कर दूंगी मैं, किस जगह को क्या कहते हैं, किस जगह को क्या कहते हैं। एक वो जगह जहां पर डेड बॉडीज को जलाते हैं, और एक वो जगह जहां डेड बॉडीज को दफनाते हैं। वेरी गुड। तो जहां जलाते हैं उसे क्या कहते हैं? हिंदी में तो आपने शमशान बोल दिया, इंग्लिश में। और जहां दफनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में तो कब्रिस्तान कहते हैं, पर इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहां पर पहुंच रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं, है ना। चले इधर आ जाए। लिखना मत, सिर्फ सुनना। वो कैब सुनने से ज्यादा याद होती है, पीडीएफ से बाद में लिख लेना, है ना। जहां पर डेड बॉडीज को हम दफनाते हैं उसे हम इंग्लिश में ग्रेव यार्ड भी कहते हैं और सिमेट्री भी कहते हैं। और इस सिमेट्री की स्पेलिंग मिस स्पेल्ट में भी आती है, क्योंकि सिमेट्री की 2 स्पेलिंग्स होती हैं। एक सिमेट्री की स्पेलिंग जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसे ये कहते हैं, ये सिमेट्री का मतलब होता है पूरक,
अभी आप पढ़ोगे ज्योमेट्री में, पूरा कोण होता है सिमेट्री, यानी जो इधर है वही इधर है। या फिर आप इसे रीजनिंग में भी पढ़ते हो, सिमेट्रिकल इमेजेस जिनको आप मिरर इमेज कहते हो। जैसे ये है ना, ये सिमेट्री है, मिरर इमेज करते हो ना आप, वो सिमेट्री में ही आता है। यानी जो इस तरफ है वही इस तरफ है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, ये सिमेट्री है। जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है, ठीक है। ये तो मैथ्स वाली सिमेट्री है, लेकिन यहां मैथ्स वाली सिमेट्री की बात नहीं कर रहे। इस सिमेट्री की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, और अगेन इसकी स्पेलिंग होती है सीमेट्री। अब आपके मिस स्पेल्ट में क्या आता है, जब एस वाली सिमेट्री लिखते हैं तो डबल एम आता है, लेकिन जब ये वाली सिमेट्री लिखते हैं तो उसमें सिंगल एम आता है, और मिस स्पेल में वो डबल एम लिख कर देता है। तो आपको वो भी सही लगेगी अगर स्पेलिंग नहीं आती है तो, है ना। तो फिलहाल ये सिमेट्री है। इस ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, जहां डेड बॉडीज को दफनाते हैं, क्लियर। लेकिन मैम ग्रेवयार्ड और सिमेट्री में क्या फर्क होता है, जब दोनों को ही शमशान कहते हैं तो, शमशान क्या, कब्रिस्तान कहते हैं तो, हाँ ग्रेवयार्ड है, चर्च से जुड़ा हुआ होता है। वेरी गुड। और जो ये होता है, ये मैं ना चर्च से जुड़ा हुआ छोड़ो, मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, चर्च जहां जहां है, अगर चर्च की बाउंड्री के अंदर ही या चर्च से जस्ट अड़ते हुए ही अगर आपने कब्रिस्तान बना दिया तो, और ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा नहीं, छोटे लेवल का ही होता है, उसे कहते हैं ग्रेवयार्ड। यानी जो चर्च के अंदर या चर्च के आसपास हो लेकिन छोटा हो, वो क्या कहलाता है, ग्रेवयार्ड। लेकिन जो सिर्फ बना ही पर्टिकुलर इसलिए कि यहाँ पे आपको डेड बॉडीज को दफनाना ही है, तो फिर वो कहलाता है क्या, सिमेट्री, जिसके आसपास या दूर दूर तक कोई चर्च नहीं है। इतनी बात समझ में आई दोनों में। और जो डेड बॉडी ग्रेवयार्ड या सिमेट्री में दफनाई जाती है, उस डेड बॉडी को ग्रेव कहते हैं। तो ग्रेव यानी वो डेड बॉडीज जिसको आप जलाओगे नहीं, ये वो है जिसे आप दफनाओगे। तो अगर आप दफना रहे हैं तो वो ग्रेव है, और वो ग्रेव जैसे ही जाएगी जमीन के अंदर, तो या तो वो ग्रेवयार्ड में जाएगी या फिर वो सिमेट्री। तो ग्रेवयार्ड या सिमेट्री एक्चुअली वो एरिया हो गया। इतनी बात समझ में, सबको समझ में। और बढ़े आगे, नेक्स्ट। जहां आपने बोला डेड बॉडीज को जलाते हैं, बोले तो शमशान। इस शमशान को इंग्लिश में हम क्रीमेटोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीमेटोरियम। क्रीम से याद रखना इसे। जब भी किसी डेड बॉडीज को देखा आपने, हमारे जब जलाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो पहले उस डेड बॉडी को तैयार करते हैं, पूरा नहलाते भी हैं, पूरा सब कुछ अच्छे से तैयार होता है। और अगर वो एक फीमेल जेंडर है तो फिर उसका तो मेकअप वेकअप भी होता है, अगर वो सुहागन गई है तो होता है, नहीं होता है। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि उसे क्रीम व्रीम लगा करके तैयार किया जा रहा है, तो आपको क्रीम से क्रीमेटोरियम वर्ड याद आ जाएगा, जहाँ डेड बॉडीज को जलाते हैं। इतनी बात समझ में आई। और चलो आगे, नेक्स्ट। जब डेड बॉडीज को जलाने के लिए लेके जाते हैं तो घर पर भी कुछ रस्में होती है परफॉर्म, और वहां जाने के बाद भी होती है, शमशान में जलाने से पहले। तो ये जो जलाने से पहले रस्में की जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं, देखो फ्यूनरल का मतलब तो हो गया घर से लेकर ठेठ जलाने तक की पूरी क्रिया फ्यूनरल है। जो आपने घर पे किया है वो भी, और जो आपने वहां जाके किया है वो भी, लेकिन जो सिर्फ वहां जाकर के होती है वो कहलाती है फ्यूनरल राइट्स। और आपके एग्जाम में अभी एक नया टॉपिक ज्यादा आ रहा है एग्जाम में, जिसको कहते हैं होमोनिम्स। ये होमोनिम्स क्या होता है मैम, ये होमोनिम्स में आपको 4 वर्ड्स देगा, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है। जैसे मैंने राइट बोला है, तो WRIGHT को भी राइट ही कहते हैं, RIGHT को भी राइट ही कहते हैं, और फ्यूनरल राइट में जो राइट की स्पेलिंग होती है वो ये होती है, इसे भी राइट ही कहते हैं, RITE। ये होमोनिम है। देखो मैंने प्रोनाउंसिएशन तीनों की राइट बोली है, पर स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो जिनकी स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम, वो क्या कहलाता है, होमोनिम। इतनी बात समझ। इसका हमारे क्वेश्चन आ ही रहा है फिलर्स में, एक क्वेश्चन तो फिक्स है SSC के अंदर, और बैंक भी पीछे नहीं है, वो कैब के फिलर्स में पूछ ही रही है। तो ये फ्यूनरल राइट मतलब ये वो राइट्स हैं जो आप वहां जाकर के शमशान में जाकर के परफॉर्म करोगे, पर घर से लेकर शमशान तक जो कुछ भी आप करते हुए आए वो सब फ्यूनरल में आ जाता है। और बढ़ूं आगे। अब ये डेड बॉडीज को मैम जलाने के लिए और दफनाने के लिए तो बाद में लेके जाएंगे, पर पहले
मान लो अगर ये डेड बॉडी हॉस्पिटल में है तो मुर्दा घर में रखेंगे। वेरी गुड। लेकिन उससे पहले अभी इस डेड बॉडी की कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं, है ना। तो जब भी हम किसी जिंदा की टेस्टिंग करें या किसी मरे हुए की टेस्टिंग करें, दोनों की टेस्टिंग के लिए मेरे पास वर्ड अलग अलग है। देखो मैं टेस्ट कर रही हूं, और टेस्टिंग हमेशा टिश्यूज की होती है, या आप बायो में पढ़ चुके होंगे, माय टिश्यूज की टेस्टिंग होती है। अब अगर ये टिश्यू लिविंग है, यानी कि अगर आप लिविंग टिश्यूज की, यानी कि मैं सेल्स की बात कर रही हूं, टेस्टिंग कर रहे हो तो इसे क्या कहते हैं, और अगर आप डेड टिश्यूज की टेस्टिंग कर रहे हो तो इसे क्या कहते हैं। तो अगर आप मरे हुए टिश्यूज की टेस्टिंग कर रहे हो इसे कहते हैं बायोप्सी। बायो का मतलब ही लिविंग होता है, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग। तो अगर ऑप्सी मीन्स टेस्टिंग, तो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो किसकी, लिविंग की, तो ये जो आप ब्लड टेस्ट करा के आते हो ना, अपना यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ये बायोप्सी होती है। क्योंकि जो आपके ब्लड निकाला जा रहा है उसमें टिश्यूज और सेल्स हैं, वो टिश्यूज और जो सेल्स हैं वो लिविंग है, क्योंकि अपन जिंदा है, तो इसलिए वो टेस्टिंग क्या कहलाती है, बायोप्सी। लेकिन जब वो मरे हुए की जाती है तो एक वर्ड तो जो आपने मुझे पोस्टमार्टम बोला वो तो है ही, तो पोस्टमार्टम की स्पेलिंग बता दो। फिर मैं से स्पेल्ड में आती है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, पहले तो ये याद रखोगे, ये होता है पोस्ट, फिर लगाना मोर और फिर लगाना टम, पोस्टमार्टम। लेकिन TUM नहीं होता, TM होता है, पोस्टमार्टम। लेकिन पोस्टमार्टम का सिनोनिम ज्यादा पूछा जाता है, जिसे कहते हैं ऑटोप्सी। क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी यानी डेड की टेस्टिंग और बायोप्सी यानी लिविंग की टेस्टिंग। इतनी बात समझ में आई? और बढ़ूं आगे। अब मान लो मुझे है ना ऑटोप्सी करने के लिए डेड बॉडी रखनी है हॉस्पिटल में, तो मुर्दा घर में रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, मैं ना मुर्दा घर की है ना इंग्लिश ढूंढ रही थी, तो मुझे एक नहीं 2 इंग्लिश मिली। 2 कैसे, देखिए सुने। एक तो हॉस्पिटल में है ना डेड बॉडीज रखी गई हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। ये मुर्दा घर था जिसमें डेड बॉडीज थी, और वो इसलिए रखी क्योंकि मुझे इन सारी डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करना है। और एक कमरा और है जिनमें फिर डेड बॉडीज रखी हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम के लिए नहीं है, ये डेड बॉडीज है आइडेंटिफिकेशन के लिए। लावारिस डेड बॉडीज भी मिलती हैं। मान लो कोई लावारिस डेड बॉडी मिली तो उसको हॉस्पिटल वाले उठा के ले जाते हैं। अब उस डेड बॉडी को भी अगर उसी कमरे में रख दिया जिनमें पोस्टमार्टम की डेड बॉडीज रखी, तो आप सोचो ना यार, उस डेड बॉडी का तो फोकट में पोस्टमार्टम हो जाएगा, जबरदस्ती हो गया। लेकिन उसको उस कमरे में नहीं रख सकते ना, उसके लिए एक अलग कमरा है कि भैया यहाँ पर जो डेड बॉडीज है ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। यदि कोई आ जाता है रिश्तेदार या इसका जानकार मिल जाता है तो डेड बॉडीज कर देंगे उसके हवाले, नहीं मिलता है तो विदिन 2 डेज फिर वो खुद ही उसको जला के आ जाते हैं। ज्यादा दिन नहीं रख सकते ना डेड बॉडी को, फिर वो खुद जला के आ जाते हैं। तो ऐसी जगह जहां डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाए, पोस्टमार्टम के लिए यानी कि ऑटोप्सी के लिए रखा जाए, इसके लिए वर्ड अलग है। और ऐसी जगह जहां डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाए, इसके लिए वर्ड अलग है। रख डेड बॉडी रहे, तो जहां डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है उसे मॉर्चुरी कहते हैं। एक वर्ड आया था मेरे पास उधर से। लेकिन जहां डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है उसे मॉर्ग कहते हैं। तो मॉर्ग और मॉर्चुरी दोनों की गूगल करोगे तो हिंदी तो मुर्दा घर ही आएगी, इसलिए मैं इंग्लिश में गूगल पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मुर्दा घर की 2 इंग्लिश दे रहा है मेरे से, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है ही नहीं इसके हिसाब से। पर कितना बड़ा डिफरेंस है यार, दोनों जगह डेड बॉडी रखी है लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग है। यहाँ डेड बॉडी फॉर पोस्टमार्टम, देयर डेड बॉडी इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्रिमेटोरियम समझ में आया, फ्यूनरल राइट समझ में आया, सिमेट्री समझ में आया, ग्रेवयार्ड समझ में आया, ग्रेव समझ में आया, ऑटोप्सी समझ में आया, पोस्टमार्टम समझ में आया, बायोप्सी समझ में आया, पोस्टमार्टम के लिए मॉर्ग समझ में आया और आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉर्चरी समझ में आया। यहाँ तक क्लियर? और बढ़ूँ आगे? ठीक है। जब किसी की ग्रेवयार्ड होती है, जहाँ दफनाया है उसको,
तो देखा आपने है ना, वहाँ मार्बल का एक वो बना देते हैं, है ना, और फिर उस मार्बल पे अगर वो क्रिश्चियन की है तो क्रॉस भी लगाते हैं, और उस मार्बल पे कुछ वर्ड्स है ना लिखते हैं। एक तो इस व्यक्ति का नाम, इन द मेमोरी ऑफ, कब से कब तक जिंदा रहा ये, और एक आध, हाँ, डेट ऑफ बर्थ से लेके अब तक कितने साल जिंदा रहा, है ना, और एक इसके एवज में कुछ लाइंस कि व्यक्ति कैसा था। ये वर्ड्स आपने पेन पेंसिल से तो नहीं लिखे होंगे, चुनाई हुई होगी। ये चुने हुए वर्ड्स जो ग्रेव यार्ड पर लिखे जाते हैं या उस क्रॉस पर लिखे जाते हैं, इन्हें इंग्लिश में एपिटैफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिटैफ। एपिटैफ, एपिटैफ क्या है? वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? जो इंस्क्राइब्ड है। मैंने रिटन वर्ड नहीं लिखा, इंस्क्राइब्ड होता है चुनना। जो इंस्क्राइब्ड है, और किस पर इंस्क्राइब्ड है? ग्रेवयार्ड पर। तो एपिटाइफ क्या है? वर्ड्स हैं। कहाँ लिखे हैं? ग्रेवयार्ड पर। लिखे हैं या इंस्क्राइब्ड किए हैं? इंस्क्राइब्ड। तो मैं आपको इंस्क्राइब्ड और रिटन में भी फर्क बता रही हूँ। रिटन मीन्स लिखना एंड इंस्क्राइब्ड मतलब चुनना। और बढ़ूँ आगे। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ वापस, जब किसी की डेथ हो जाती है तो अपन है ना अखबार में निकलवाते हैं, चाहे वो तीये की बैठक का निकलवाएं, मतलब उठावने का, या उमर गया ये निकलवाएं, है ना, या फिर घर पे चिट्ठी भी तो बनवाते हैं, जो फिर किसी के घर पे भेजते भी हैं। और देखा, वो चिट्ठी घर में नहीं लेके आते हैं, बाहर के बाहर ही पढ़ के फाड़ देते हैं। हाँ, वो लेके नहीं जाते हैं, मानते हैं ऐसे अशुभ चीज़ों को अंदर नहीं लाते। तो वो किसी की मरे हुए की चिट्ठी है तो उसको बाहर ही पढ़ के बाहर ही फेंक देते हैं, अंदर नहीं लाते रूम में, ना। तो वो जो आपने या तो अखबार में निकलवाया है या वो जो चिट्ठी छपवाई है, डोंट यू थिंक एक तरीके से तो वो एडवर्टाइजमेंट ही है या इन्फॉर्मेशन ही है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट वर्ड बोलना गलत हो जाएगा, और वो इन्फॉर्मेशन भी पॉजिटिव तो नहीं है, शोक संदेश है, वो अच्छा संदेश नहीं है। तो शोक संदेश को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? या वो जो आपने अखबार में निकलवाया है उसे क्या कहते हैं? एनीबडी फ्रॉम यू जो मुझे बता सके? नहीं सुना है वर्ड शोक संदेश? तो सुना है। देखें, जब हम बात करते हैं ना शोक संदेश की, जो कि चाहे आप न्यूज़पेपर में दो किसी के मरने का, या फिर आप चाहे कोई भी, मैं यहाँ स्लिप लिख दूं, चिट्ठी बनवाओ, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओबिचुअरी। इसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है। ये वो शोक संदेश है जो या तो अखबार में, किसी चिट्ठी में आपने किसी की डेथ पर, ये फिर देखो ये वर्ड्स हैं जो लिखे गए हैं, और ये इंस्क्राइब्ड है। ये किस पर इंस्क्राइब्ड है? डन। अब मेरे एग्जाम का एक लास्ट वर्ड और बचा है, मरने से रिलेटेड लास्ट वर्ड। वो लास्ट वर्ड क्या है वो भी सुन लो। मैं ना यहाँ पर आपको 2-3 वर्ड्स के बीच में डिफरेंस बता रही हूँ। ग्रीफ सुना है? ग्रीफ। सैड सुना है? सैड। ग्लूमी सुना है? ग्लूमी। नहीं सुने। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है दुखी होना, और तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन तीनों एग्जाम में साथ में बैठे हुए होते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस है। देखो, ग्लूमी की एग्जैक्ट हिंदी होती है अंधकार में हो जाना। अंधकार में मतलब वो एक बंदा है, ये शोक के पाताल में ही चला गया, यानी दुख के भवंडर में ही गया। ये अब नहीं उभरने वाला, गई 10-15 दिन की, लेटेस्ट ब्रेकअप हुआ होगा, गया ये तो ये जो वर्ड है ना, ये कहलाता है ग्लूमी। जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है तो 12 दिन शोक के दिन होते हैं, तो वो यार उसमें तो हंसी टिटोली वैसे तो करने लग जाते हैं, क्या ही है, गए 3 दिन बाद भूल जाते हैं कौन गया, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो जो माहौल घर का है ना, वो कहलाता है ग्लूमी।
सैड मतलब तो हाँ कुछ देर के लिए मार दिया थप्पड़ रो लिए कर लिए वो सैड है, 2 मिनट बाद फिर खी करने लग जाओगे। ग्रीफ का मतलब भी दुखी होता है, ये वो दुख है जब किसी का नुकसान हो जाता है ना, जैसे मान लो पैसे हैं, गिर गए खो गए, तो ये जो आपको अब जैसे जैसे याद आएगा ना मेरे पैसे गिर गए, फिर आप थोड़ी देर दुख मनाओगे, फिर भूल गए तो भूल गए, फिर ऐसा होता है जब मान लो किसी एग्जाम में फेल हो गए, अब फेल हो गए ना तो जब रिजल्ट आया तब तक तो थोड़ा रहेंगे अपन, लेकिन जैसे यार दोस्त आ गया लो भूल गए, फिर एकदम से याद आएगा अरे यार फेल हो गए थे। तो ये जो रुक के दुख आता है ना, वो ग्रीफ का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपको दुख कर रही है। लेकिन इन तीनों से भी भारी एक वर्ड होता है, क्योंकि आप हिंदी में भी इस वर्ड को कहते हो विलाप करना, बोलते हो यार देखो, रोना, दुखी होना, विलाप करना, जब हिंदी में आप अलग अलग शब्द बोल रहे हो तो इंग्लिश भी तो होगी ना यार अलग अलग। तो दुख मनाना इज नोन एज ग्रीफ, उदास होना इज नोन एज सैड, अंधकार के पाताल में चले जाना इज ग्लूमी, लेकिन विलाप करने को हम इंग्लिश में कहते हैं लेमेंट। और ये लेमेंट का आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ना, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ यूज होता है, लेमेंट ऑफ। तो लेमेंट का मतलब क्या होता है, क्या करना, विलाप करना। अब सुनना, मैंने यहां पर ये कहा वो है ना, विलाप करने के लिए कुछ है ना शोक गीत भी होते हैं, गीत भाई सैड सॉन्ग्स, हाँ अब समझे। तो ये जो सैड सॉन्ग्स हैं, या फिर सुनना, जब अपन किसी के उठावने पर जाते हैं तो उठावना खत्म होने के बाद उस व्यक्ति के लिए 2 शब्द बोले जाते हैं। तो ये चाहे आप किसी के लिए 2 शब्दों के माध्यम से बोलो, गाने के माध्यम से बोलो, पोयम के माध्यम से बोलो, तीनों में माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप ये जो वर्ड्स बोल रहे हो ये किसी के मरने के लिए वर्ड्स बोल रहे हो, तो इन वर्ड्स को कहा जाता है शोक गीत। और शोक गीत के लिए इंग्लिश में वर्ड चाहिए। वो एक गाना सुना है, चिट्ठी ना कोई संदेश, वो शोक गीत है। वो उनके बच्चे की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, जिन्होंने ये गाना गाया है ना, उनके बेटे की डेथ हो गई थी, इसलिए हस्बैंड वाइफ ने गाना गाना छोड़ दिया था। एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और एकमात्र बेटा था, गया, दोनों शोक के पाताल में डूब गए हस्बैंड वाइफ, और दोनों बहुत बड़े सिंगर। लेकिन कुछ सालों बाद, वाइफ ने तो आज तक नहीं गाया है, लेकिन उन्होंने गाना स्टार्ट किया था। तो जो पहला गाना उन्होंने गाया था, अपने बेटे को डेडिकेट किया था, और वो यही गाया था, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ वो चला गया, है ना। तो वो जो शोक गीत में आएगा वो, और वो जो गीत उन्होंने गाया था, उसके लिए मैम इंग्लिश का एक वर्ड बता दो। तो मैं यहाँ पर सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ, और कौन से सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ, सैड सॉन्ग की, जो किसी के शोक के लिए गाया जाता है, और उन सॉन्ग्स को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिगरी। ALLEGRY, अब फिर मैं सारे वर्ड्स वापस ले रही हूँ। मैं वर्ड्स बोलूँगी, आप दिमाग में डेफिनेशन रिकॉल करना। सिमेट्री, CE वाला, ग्रेवयार्ड, ग्रेव, क्रेमेटोरियम, फ्यूनरल राइट्स, ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम, बायोप्सी, मॉर्चरी, मॉर्ग, याद हुए, एपिटैफ, याद हुआ, चुनना, ऑबिचुअरी, शोक संदेश जो आपने भेजा है, और लास्ट वर्ड एलिगरी। ग्रीफ, सैड, ग्लूमी, लेमेंट, चारों पर्यायवाची है दुख के लिए, लेकिन चारों में डिफरेंस है। दुखी होना इज सैड, दुखी होना इज सैड, विलाप करना इज लेमेंट, विलाप करना इज लेमेंट। और एक वर्ड मैंने आपको बताया था, ग्रीफ, सैड, ग्लूमी, अंधकार के पाताल में चल जाना इज नोन एज व्हाट, ग्लूमी। सारे मरने से खत्म, मार दिया भी, पहले तो साइड पढ़ लिए,
फिर इनसे रिलेटेड वर्ड्स भी पढ़ लिए। कल की क्लास में हम और वर्ड्स करेंगे, जो मैं फिर कह रही हूँ प्लेसेस से रिलेटेड वर्ड स्टार्ट किए हैं, और मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं एक टाइप के वर्ड्स आपको एक ही साथ कराऊँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो ना। चलो थैंक यू क्लास, जय हिंद।